हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट की आज हम यहाँ थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ वेजेस, मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है वेतन सिद्धांत, जिसमें हम यहाँ पर वेजेस की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसकी थ्योरीज है और थ्योरी ऑफ वेजेस की सबसे पहले मीनिंग को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट, आज से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ वेजेस क्या होता है, इसकी मीनिंग के साथ हम अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। देखो इसकी जो मीनिंग है, यहाँ पर मीनिंग में बताया गया है थ्योरी ऑफ वेजेस explains how wages, salary, payment to workers are determined in an economy। मतलब जो थ्योरी ऑफ वेजेस है, वेतन सिद्धांत है, वेतन सिद्धांत यह बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इकोनॉमी होगी, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमी बहुत अच्छी भी रहती है और कभी कभी मतलब डाउन भी हो जाती है। अप एंड डाउन इकोनॉमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होते रहती है। तो जैसी इकोनॉमी रहेगी उसी हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर किस बेसिस पर सैलरी देती है या कैसे उसको सैलरी या जो पेमेंट है वो देगी, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मतलब थ्योरी ऑफ वेजेस क्या है, किसी भी कंपनी, मान लो कि जैसे कि कोई ये एक कंपनी है, ठीक, इस कंपनी में यहाँ पर जो भी इसकी इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी कभी अप्स रहती है कभी डाउन्स रहती है, ठीक है, अप एंड डाउन होते रहती है, उतार चढ़ाव इकोनॉमी में आते रहता है। तो जब इकोनॉमी अच्छी रहे या इकोनॉमी अगर बेकार हो जाए, तो दोनों कंडीशन में उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उन्हें कैसे, मतलब किस बेस पर, किस आधार पर और कैसे यहाँ पर सैलरी या पेमेंट दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं इसको। देखो अब यहाँ पर हमको यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ वेजेस है इसकी नीड क्यों है, वाई वेजेस थ्योरीज आर नीडेड, मतलब जो वेजेस थ्योरीज है इसकी नीडेड मतलब ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है टू डिसाइड फेयर वेजेस, मतलब फेयर वेजेस मतलब यहाँ पर जो उचित वेतन है, उचित वेतन को तय करने के लिए यहाँ पर जो वेजेस थ्योरी है, वेजेस थ्योरी की ज़रूरत है, उसकी नीड है। फिर है टू बैलेंस एम्प्लॉयर कॉस्ट एंड वर्कर सेटिस्फैक्शन, नियोक्ता व देखो एम्प्लॉयर मीन्स होता है नियोक्ता बोलने से क्या होता है, जो कंपनी का बॉस है या जो कंपनी का ऑनर है, जो उसे क्या कहा जाता है, एम्प्लॉयर कहा जाता है। और जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय मतलब हम यहाँ पर जो वर्कर है, वर्कर को कहेंगे, या एम्प्लॉयर जो उस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे, एम्प्लॉय कहेंगे। ठीक, और एम्प्लॉयर क्या होता है, जो कंपनी का बॉस होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक बिल्कुल छोटी सी इसमें स्पेलिंग का बस फ़र्क है और उससे यहाँ पर इसकी मीनिंग में भी फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया, टू बैलेंस एम्प्लॉयर कॉस्ट एंड वर्कर सेटिस्फैक्शन, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संतुलन बनाने की बात की गई है और इसके लिए जो वेजेस थ्योरी है, वेजेस थ्योरी की नीड है। ठीक, फिर है टू अंडरस्टैंड लेबर मार्केट, लेबर मार्केट क्या होता है, लेबर मार्केट मीन्स होता है जहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये दोनों यहाँ पर आपस में मिलते हैं, ठीक, उसे कहा जाता है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट क्या है, ये हम यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, एक सब्जेक्ट आपका एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सेकंड सब्जेक्ट है, उसमें हम यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी हमको यहाँ पर ये समझना है कि जो लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों यहाँ पर मिलते हैं, उसे लेबर मार्केट कहा जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात की गई है कि जो लेबर मार्केट है उसको समझने में आसानी होती है, वेजेस थ्योरी इसके लिए भी यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर कि कौन कौन सी थ्योरीज है।
देखो अब यहाँ पर ये जो थ्योरी है, देखो अब यहाँ पर ये जो आपको थ्योरीज दिख रही होगी, या हम इसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वेजेस थ्योरीज। ठीक, देखो अब यहाँ पर हमने 5 इसकी थ्योरीज के बारे में बताए हैं और सारी थ्योरीज को हमने फ्लो चार्ट में लिखा है। पहले यहाँ पर फ्लो चार्ट में सारी थ्योरीज को हमने 1 बाय 1 बताए हैं। तो ऐसे ही आपको भी एग्ज़ाम में अपनी जो भी यहाँ पर थ्योरीज है, थ्योरीज के बारे में आपको पहले फ्लो चार्ट में बताना है, उसके बाद में फिर आपको इसको 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट इसमें जो थ्योरी दी हुई है या टाइप दिया हुआ है वो कौन सा है? सब्सिस्टेंस थ्योरी, जीविका सिद्धांत जिसे हिंदी में कहा जाता है। सेकंड है यहाँ पर फिर वेज फंड थ्योरी, वेतन कोष सिद्धांत। थर्ड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। फिर है फोर्थ है यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, मांग और पूर्ति सिद्धांत। ठीक, फिर फिफ्थ हमारा यहाँ पर दिया हुआ है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, मतलब आधुनिक सिद्धांत। सारे सिद्धांतों के बारे में या जो थ्योरीज है, जो टाइप्स है, उसके बारे में हमने यहाँ अब आगे यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्क्राइब करना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे हमारे पास में है, इसलिए हमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना है, लेकिन फिर भी हम हिंदी को ज़्यादा रिफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हिंदी मीडियम की स्टूडेंट ज़्यादा है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। या अगर हमारे पढ़ाने में अगर कोई इम्प्रूवमेंट करवाना हो आपको, तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हो। हम ज़रूर आपकी जो भी आपका कमेंट है उसको पढ़ के उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ था? सब्सिस्टेंस थ्योरी, मतलब जीविका सिद्धांत। ठीक, जीविका सिद्धांत, wages are fixed at a level where workers can only survive basic needs। ठीक, इसमें क्या बोला गया है कि वेतन इतना दिया जाता है कि मजदूर केवल अपनी बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि खाना, कपड़ा और मकान, सबकी बेसिक नीड्स यही होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, ये पूरी हो सके, बस इतना ही यहाँ पर एम्प्लॉय को सैलरी या पेमेंट दिया जाता है। मतलब देखो जो सब्सिस्टेंस थ्योरी है, सब्सिस्टेंस थ्योरी में क्या हो रहा है? सब्सिस्टेंस थ्योरी में यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर जो पेमेंट है या जो वेजेस है वो इतना ही दिया जा रहा है जिससे उसकी लाइफ की बेसिक नीड्स में क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, बस ये जो बेसिक नीड्स है यही पूरी हो सकती है। एग्जाम्पल देखो, सपोज दैट एक कपड़ा फैक्ट्री, मतलब गवर्नमेंट जो गारमेंट फैक्ट्री है, इसमें यहाँ पर मजदूरों को अपनी बुनियादी ज़रूरतें, खाना, किराया, कपड़े के लिए लगभग 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, 10,000 मंथली यहाँ पर सैलरी दी जाती है। फैक्ट्री मालिक जो यहाँ पर पेमेंट है या सैलरी है वो 10 to 12,000 ही फिक्स करता है। ठीक, अगर यहाँ पर मान लो कि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तब भी यहाँ पर जो पेमेंट है उसे नहीं बढ़ाया जाता है। तो ये है सब्सिस्टेंस थ्योरी। यहाँ पर एम्प्लॉय को सिर्फ उसकी लाइफ की बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके उतना ही यहाँ पर सैलरी या पेमेंट दिया जाता है। ठीक, उसे कहा जाता है सब्सिस्टेंस थ्योरी। तो ये फर्स्ट थ्योरी थी। सेकेंड थ्योरी हम देखते हैं, वेज फंड थ्योरी। अब देखो इस थ्योरी में क्या बोला गया है? कंपनी हैज़ अ फिक्स्ड फंड बजट फॉर वेजेस। वेजेस डिपेंड ऑन टोटल फंड एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। अब यहाँ पर देखो जो वेज फंड थ्योरी है, इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी वेतन के लिए एक निश्चित राशि तय करती है। एक फिक्स फंड होता है, उस फिक्स फंड से ही यहाँ पर जो जितने वर्कर्स होते हैं उतने वर्कर्स को यहाँ पर जो पेमेंट है या सैलरी दी जाती है। जैसे ये किस पर निर्भर है या डिपेंड है? कुल पैसा, टोटल पैसा जितना भी इसका फंड होगा और मजदूरों की संख्या। अब इसमें एक एग्जांपल भी आगे दिया हुआ है, लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 लाख रुपए फंड है। ठीक है, कंपनी का कितना? 1 लाख रुपए फंड है और यहाँ पर 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर हैं और 1 लाख रुपए का फंड है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? सभी मजदूरों को, जितने भी यहाँ पर मजदूर हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ में ही देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो
कुल पैसा कितना है, मतलब टोटल फंड कितना है, और नंबर ऑफ वर्कर मतलब मजदूरों की संख्या। तो इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक कंपनी के पास सैलरी देने के लिए 1 लाख का निश्चित फंड है, फिक्स फंड है, 1 लाख रुपए ही पैसा है उसके पास में एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, उससे ज़्यादा वो यहाँ पर जो उसका फंड है वो नहीं है। ठीक, यहाँ पर 10 वर्कर्स है, हर वर्कर को कितना मिलेगा, 10,000 ही मिलेगा। अगर यहाँ पे मान लो कि वर्कर्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स 10 से 20 हो जाए, 20 हो जाए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का फंड यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का फंड यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाता। ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड है उसी से एम्प्लॉय को सैलरी दे दी जाती। जैसे यहाँ पर 10 से कितने हो गए, एम्प्लॉय 20 हो गए, ठीक है 20 हो गए, लेकिन अब यहाँ पर जो ये फंड है, ये फंड तो यहाँ पर फिक्स ही रहेगा। फंड क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। हर एक को यहाँ पर पहले कितना मिल रहा था, जब 10 मजदूर थे तो 10,000 रुपये मिल रहा था, जब यहाँ पर एम्प्लॉय बढ़ गए तो इनको 5,000 रुपये मिलने लगा, लेकिन जो फंड है, फंड यहाँ पर नहीं बढ़ा। ठीक, पैसा वही, मजदूर ज़्यादा, प्रति मजदूर वेतन कम। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, फंड वही रहा, अगर मजदूर बढ़ भी गए तो सैलरी को कम कर दिया गया, लेकिन फंड को यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया। ठीक, ये क्या था, वेज फंड थ्योरी थी। सब्सिस्टेंस थ्योरी पढ़ लिए, वेज फंड थ्योरी पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। देखो इसको हिंदी में क्या कहा गया है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। अब यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं, वेजेस डिपेंड ऑन हाउ मच एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर प्रोड्यूसेस। वेतन इस पर निर्भर करता है कि मजदूर कितना अतिरिक्त उत्पादन आउटपुट करता है। मतलब अब यहाँ पर देखो, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, इसमें क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर जो एम्प्लॉय जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसको उतना ही ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट या सैलरी दी जाती है। एग्जाम्पल देखो, एक फर्नीचर फैक्ट्री है, ठीक है, एक फर्नीचर फैक्ट्री है, मान लो कि जैसे मजदूर ए है, ठीक, ये मजदूर यहाँ पर 10 कुर्सियाँ बना रहा है। मजदूर बी, यहाँ पर जो एम्प्लॉय बी है, एम्प्लॉय बी यहाँ पर 5 कुर्सियाँ डेली बनाता है, तो ज़्यादा काम कौन सा कर रहा है, ए एम्प्लॉय यहाँ पर ज़्यादा काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसको क्या होगा, यहाँ पर इसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। ठीक, जितना ज़्यादा यहाँ पर आप प्रोडक्टिविटी करेंगे, आउटपुट देंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगा। किस थ्योरी में, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। नाम से भी समझ में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉय को पेमेंट या सैलरी मिलेगा। सब्सिस्टेंस में क्या हो रहा था, सब्सिस्टेंस में यहाँ पर लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफिल हो सके इतना ही पेमेंट दिया जा रहा था। वेज फंड थ्योरी में क्या हो रहा था, वेज फंड थ्योरी में यहाँ पर एक फिक्स फंड होता है, उसी में से सारे एम्प्लॉय को यहाँ पर पेमेंट दिया जाता था। एम्प्लॉय कम हो ज़्यादा हो, लेकिन फिक्स फंड से ही यहाँ पर पैसा दिया जाता था। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में यहाँ पर एम्प्लॉय जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, आउटपुट देगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर उसे सैलरी या पेमेंट मिलेगा। ठीक, 3 थ्योरी हमारी क्लियर हुई, आगे और डिस्क्राइब करते हैं हम। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, मांग और पूर्ति सिद्धांत। इसको ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें, तो इसको ध्यान से समझना। है बहुत इजी, लेकिन छोटी सी चीज़ भी कभी कभी कंफ्यूजन में डालती है, इसलिए बस थोड़ा सा ध्यान से समझना, इजी ये भी है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक, देखो इसमें क्या बोला गया है कि मांग और पूर्ति सिद्धांत के अनुसार वेतन श्रम की मांग और पूर्ति के आपसी प्रभाव से तय होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर जो मांग है और जो पूर्ति है, डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही यहाँ पर जो है पेमेंट डिसाइड होता है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है, व्हेन डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लो वेजेस इंक्रीजेस। मतलब व्हेन डिमांड इज हाई, डिमांड अगर हाई है और सप्लाई अगर लो है, तो यहाँ पर वेजेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीजेस हो रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजेस हो रहे हैं। और अगर व्हेन डिमांड इज लो एंड सप्लाई इज हाई वेजेस डिक्रीजेस, मतलब यहाँ पर जो है वेजेस कम होते हैं।
कैसे होते हैं देखो हिंदी में, जब मांग ज़्यादा हो पूर्ति कम तो वेतन क्या हो रहा है, बढ़ता है, और जब मांग कम हो और पूर्ति ज़्यादा हो तो वेतन घटता है। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दो कंपनी है, ठीक है, दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, ठीक है, ए और बी। इस दोनों कंपनी को यहाँ पर एक एम्प्लॉय की नीड है, ठीक, एक एम्प्लॉय की नीड है। अब ये कंपनी कहती है कि भाई आप मेरे पास आ जाओ, और बी कंपनी कहती है कि भाई आप मेरे पास आ जाओ। लेकिन अब यहाँ पर एम्प्लॉय क्या काम करता है, एम्प्लॉय बोलता है जो ज़्यादा सैलरी देगा मैं उसके पास जाऊँगा, लेकिन ज़रूरत तो दोनों कंपनी को है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, मतलब एम्प्लॉय की मांग ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय एक ही है। दो एम्प्लॉय चाहिए थे लेकिन एम्प्लॉय एक है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, तो इसका वेतन बढ़ेगा। ए कंपनी बोलेगी भाई मेरे पास आ जाओ मैं आपको ज़्यादा सैलरी दूंगा, बी कहेगा भाई मेरे पास आ जाओ मैं ज़्यादा सैलरी दूंगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जब मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो वेतन बढ़ता है, ठीक। अब सेकंड लाइन, मांग कम है, ठीक है, मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा होती है। जैसे अब यहाँ पर एक सिंगल एम्प्लॉय था, मैं इसको इरेज करके अच्छे से समझाती हूँ, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड लाइन समझते हैं, मांग कम है, ठीक, ये कंपनी है, ये बी कंपनी है, ए और बी। अब यहाँ दोनों कंपनी के पास में मान लो कि 5 एम्प्लॉय है, ठीक है, 5 एम्प्लॉय है। अब यहाँ पर मांग कम है, ये कह रही कि नहीं मुझे अभी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, बी कंपनी भी कह रही कि नहीं मुझे भी अभी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूर्ति ज़्यादा है, एम्प्लॉय ज़्यादा है लेकिन अब मांग कम हो गई, ए को भी एम्प्लॉय नहीं चाहिए, ए कंपनी को भी, और बी कंपनी को भी एम्प्लॉय नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेतन घटता है, ठीक है। अब एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कहेंगे कि भाई आप हमें जॉब में रख लो, भले ही हमें सैलरी कम दे देना पर हमें जॉब दे दो, ठीक है। और पहली फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा था कि एक ही एम्प्लॉय था और दोनों कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि एम्प्लॉय बोल रहा था भाई तुम्हें ज़रूरत है, जो ज़्यादा सैलरी देगा मैं उसके पास जाऊँगा। अभी सेकंड लाइन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एम्प्लॉय ज़्यादा है पर कंपनियों को एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, तो एम्प्लॉय बोलते हैं कि भाई सैलरी कम दे देना पर आप हमें रख लो। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे अभी बारिश का सीज़न आने वाला है, उस टाइम पर मान लो कि जो रेनकोट है, जो अम्ब्रेला है, उसकी बहुत ज़्यादा मांग रहेगी और मान लो कि उसका मार्केट बहुत डाउन रहे, मतलब मार्केट में अवेलेबल ही ना रहे, तो जिसके पास में रेनकोट रहेगी, अम्ब्रेला रहेगा, तो वो उसके बहुत ज़्यादा रेट रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में इस चीज़ की मांग बहुत है और पूर्ति कम है, तो उसका वो रेट बढ़ा देता है। और वहीं पर अगर मान लो जैसे बारिश ख़त्म हो जाती है, या जैसे अभी गर्मी के दिन जो चल रहे हैं, गर्मी के दिनों में अगर कोई रेनकोट लेकर के बेचने के लिए बैठे या अम्ब्रेला लेकर के बेचने के लिए बैठे तो वो नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका सीज़न ही नहीं है। क्यों? अभी उसकी मांग ही नहीं है और पूर्ति यहाँ पर ज़्यादा हो रही है और मांग तो है नहीं, तो रेट उसका कम रहेगा। लोग बोलेंगे ठीक है भाई, जाएंगे रेट पूछेंगे, बोलेंगे हाँ बताइए कितने का क्या है, आप इतने इतने रेट में दे दो। क्यों? क्योंकि लोगों को अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो कम रेट में मिल जाए तो ठीक है और ना भी मिले तो ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही बारिश आएगी तो कितने भी ज़्यादा रेट में मिले लेकिन उसको वो ज़रूर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो, ठीक है, मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का जो मतलब वेजेस जो है वो इंक्रीज होता है, और मांग कम हो और पूर्ति ज़्यादा हो तो जो वेजेस है वो डिक्रीजेस होता है। ठीक, ये कौन सी थ्योरी थी? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी थी। ठीक है, जो डिमांड और सप्लाई पर ही वेजेस इसमें जो है डिसाइड होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं आप। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, आधुनिक सिद्धांत। ठीक, देखो, सैलरी इज डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स। वेतन कई कारकों के संयुक्त प्रभाव से तय होता है। कैसे, कौन से इसमें फैक्टर्स इंक्लूड है देखते हैं। स्किल्स मतलब कौशल, एक्सपीरियंस, प्रोडक्टिविटी, डिमांड एंड सप्लाई और गवर्नमेंट रूल्स। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं।
अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेट 50,000 बिकॉज हाई स्किल, हाई डिमांड, गुड एक्सपीरियंस। मतलब जैसे मान लो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको 50,000 रुपये यहाँ पर सैलरी मिल रही है। तो किस बेस पर मिल रही है? क्योंकि उसकी जो स्किल है वो बहुत हाई है, उसकी डिमांड हाई है, गुड एक्सपीरियंस है। और वहीं पर मान लो कि कोई एक फ्रेशर एम्प्लॉय है, फ्रेशर एम्प्लॉय को क्या 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी, या जो फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसे यहाँ पर 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी जो स्किल है उतनी हाई नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर उसके जो डिमांड है, सप्लाई है वो ज़्यादा नहीं है, गुड एक्सपीरियंस नहीं है अभी उसके पास में। तो यहाँ पर जो कहना चाहिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस में कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन सी स्किल्स है, नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, इस बेस पर यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स होती है। ठीक, उसे कहा जाता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पर पांचों थ्योरी को अच्छे से डिस्क्राइब कर लिए, लेकिन अब हम एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो देखो, अब यहाँ पर दिया हुआ है थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरीज के बारे में हमने यहाँ पर पढ़े थे? हमने पढ़े थे यहाँ पर सब्सिस्टेंस थ्योरी। सब्सिस्टेंस थ्योरी में हमने यहाँ पर देखा कि बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके एम्प्लॉय को उतनी ही सैलरी दी जाती है। वेज फंड थ्योरी में एक फिक्स फंड होता है, उसी पर से सारे एम्प्लॉय को यहाँ पर जो वेजेस दिए जाते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में जो जितना काम करेगा उसको उतना ही यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है। फिर है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई मार्केट के बेस पर यहाँ पर जो है पेमेंट डिसाइड होते हैं। मॉडर्न थ्योरी में यहाँ पर ऑल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, मतलब स्किल्स, डिमांड और पॉलिसीज, एम्प्लॉय की सारे फैक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। उस बेस पर यहाँ पर जो है सैलरी या जो पेमेंट है वो डिसाइड होते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।